नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अगले चरण में हम लोग लगातार हमारी आपकी चर्चा हो रही है कि हम वो पढ़ रहे हैं जो प्रश्न आने को मोस्ट संभावित है और वहीं से आ भी रहे हैं। भटकने की आवश्यकता हमें नहीं है। आज कुछ मिसलिनियस टाइप के आपके प्रश्न हैं, देश विदेश की घटनाएँ हैं, ज़रा हम देखते हैं उनमें क्या क्या है। ठीक है, किसी देश, जैसे एक प्रश्न पूछने का तरीका रहेगा कि कोई ऐसा देश है जिसके मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक, तो हाल फिलहाल में ऐसा लिख करके पूछता है कि हाल फिलहाल में किस देश के या कि भारत के किस पड़ोसी देश के, ऐसा लिख सकता है। तो आप जान लीजिए नेपाल में, नेपाल है वो देश, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इनके खिलाफ, ठीक, नेपाल में जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके खिलाफ क्या हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव। क्या आया है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, क्या है क्या नहीं, कई तरीके से प्रश्न आपका बना सकता है। पहली चीज़ तो देश जानना था, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है वो जानना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिस शमशेर जीबी राणा, जस्टिस शमशेर जी बी राणा, ठीक है, ये चीफ जस्टिस वहाँ के थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। और यहाँ की प्रक्रिया में आपको जानना है, ठीक है, कि यदि यह अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा यानी कि यहाँ की संसद है, इसमें प्रस्तुत हो जाता है अगर, तो क्या होगा, प्रस्तुत परिणाम है पदमुक्त, यानी कि पदमुक्त कर दिए गए हैं। इस बात को आपको जानना है, बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब प्रस्तुत के बाद ये चर्चा होती है, फिर दर्ज होता है, यानी कि एंट्री हो जाती है, मान्यता मिल जाती है उस प्रस्ताव को, परिणाम पदमुक्त हो जाता है। फिलहाल कार्यवाहक भी बना दिए गए हैं आपके जस्टिस दीपक कुमार कार्की। ठीक है, कार्यवाहक कौन बने हैं, इसके कार्यवाहक जस्टिस दीपक कुमार कार्की। ठीक, आप जानते हैं आपका पड़ोसी देश है, हर एक तरीके की चीज़ें वहाँ की जो भी स्पेशल न्यूज़ बनती हैं वो आपका प्रश्न आने के लिए मोस्ट संभावित है, और ऐसा प्रश्न आपका आया हुआ भी है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी तरीके से फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर, ठीक है, एक और पर्सनालिटी चर्चित हैं, फ्रैंक वाल्टर स्टीन, ठीक है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ठीक है, स्टीनमेयर, ये क्यों चर्चित है, ये कौन सी पर्सनालिटी हैं, क्या चर्चा का कारण रहा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है। ये हैं राष्ट्रपति जर्मनी के, ठीक है, ये कौन है, ये हैं राष्ट्रपति जर्मनी। ठीक, अब यहाँ से जर्मनी से आपका बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए कम से कम एक बार तो आपको जानना जरूरी है, एक बार आप जान लीजिए। ठीक, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, ये पुनर्निर्वाचित हुए हैं, ये क्या हुए हैं, पुनर्निर्वाचित, यानी कि इनका निर्वाचन दोबारा हुआ, पहले से ही ये पद पर विद्यमान थे। ठीक, अब इसके साथ कुछ और विशेष बातें हैं। ठीक, ये औपचारिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति के रूप में, ये फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। ठीक है, अगर ये औपचारिक हैं तो वास्तविक कौन होगा, वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए, 10वीं बार आपका प्रश्न आया हुआ है, चांसलर। जर्मनी में चांसलर का जो पद होता है वो वास्तविक प्रमुख का पद होता है, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसी के पास होती हैं, प्रेसिडेंट का नहीं होता है, इस बात को जाने रहिएगा, प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है। साथ ही साथ इतना कुछ जान रहे हैं तो यहाँ की संसद का नाम भी जान लें। ठीक है, बुंडेस्टैग, बुंडेस्टैग यहाँ की संसद का नाम है। ठीक है,
बुंडेस्टैग यहाँ की संसद का नाम है, निचला सदन है, निचला सदन है। ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है, ये भी आपका प्रश्न आया है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जानना पड़ेगा। यानी कि नेपाल के भी मुख्य न्यायाधीश की बात है, जर्मनी के भी राष्ट्रपति की बात है। इन दोनों बातों को आपको जानना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जानना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगली बात, अगला हम चलते हैं। अगला है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। G20, ठीक है, G20 के तमाम जो है शिखर सम्मेलन होते हैं, तमाम बातें होती हैं और प्रश्न भी आता है, शिखर सम्मेलन हुआ। अब यहाँ पर देखिए कितने तरीके के आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा। ठीक, और कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, अब पहली बात क्या चर्चा में है, पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ क्या नहीं, यही इतना नहीं है, कुछ और भी विशेष हो सकता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में क्या बात आती है, यह शिखर सम्मेलन भारत में भी प्रस्तावित हो गया है, यानी कि भारत में भी होने वाला है, पहला यही है। तो ये कब होगा, 2023 में होगा। ठीक है, भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कब होगा, 2023 में होगा। ठीक, इसके लिए भारत में अस्थायी सचिवालय बना दिया गया है, अस्थायी सचिवालय नई दिल्ली में बना दिया गया है। यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी मेजबान होता है, इस समय की मीटिंग हुई, फिर अगले साल जिसे चुना गया कि मेज़बानी इनको देनी है सम्मेलन के लिए, तो वहाँ पर साल भर पहले से ही अस्थायी सचिवालय बना दिया जाता है, अध्यक्षता दे दी जाती है, तमाम ऐसी बातें होती हैं, इसलिए चर्चा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी कि 22-23 दोनों समय इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कब कब हुआ। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे की बातें कई बार सुमेलित कराने के लिए आ जाता है। जैसे 2021 से हम देख लेते हैं, 21, 22, 23, 24 देख लेते हैं। 21 रोम में हुआ, जो कि इटली में है, आप जानते हैं, रोम इटली में है। 22 बाली इंडोनेशिया में ये अक्टूबर में होगा, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, कहाँ पर होगा, बाली इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, 2022 कहाँ होगा, बाली इंडोनेशिया में। 2023 कहाँ होगा, भारत में होगा, ये भी क्लियर हो चुका है। 2024 भी क्लियर हो गया है, 2024 भी क्लियर हो गया है, जो कि ब्राज़ील में होगा। इसका मतलब इंडोनेशिया के बाद भारत में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाद भारत, जैसे ही इंडोनेशिया में होगा भारत को अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी, भारत के पास अध्यक्षता आ जाएगी। ठीक है, अब बात आई, इसमें एक नए शब्द के रूप में चर्चा में है, एक शब्द है आपका नए सिरे से चर्चा में है, नए सिरे से आपको जानना पड़ेगा। G20 शेरपा, यह कौन होता है, G20 शेरपा एक शब्द चर्चा में आया है, यह कौन होता है। ठीक है, तो ये संबंधित देश का वार्ताकार या प्रतिनिधि कह सकते हैं, जो आपके देश का प्रतिनिधित्व G20 में कर रहा है आधिकारिक तौर पर, उसे क्या कहते हैं, शेरपा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। जैसे फॉर इंडिया मान लीजिए, इंडिया का शेरपा, G20 शेरपा कौन है, तो आपके श्री पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जी भारत के शेरपा हैं। ठीक, जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, इस बात को आप जानते हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं
पीयूष गोयल जी इस समय भारत के G20 शेरपा हैं, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात आई कि G20 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण संगठन क्यों है, तो कुछ बातें आपको जानना है। कई बार आपका प्रश्न आया हुआ है, ये जो G20 है आपका, ठीक है, ये जो G20 है, इसको अगर हम लोग ये देखें कि क्या प्रतिनिधित्व है, तो आप देखेंगे जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या में इसकी क्या स्थिति है, जनसंख्या में इसकी क्या स्थिति है, कई बार आया है। जीडीपी में इसकी क्या स्थिति है, यह भी कई बार आया हुआ है। और साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है, वैश्विक व्यापार में इसकी क्या स्थिति है। 3 स्पेशल क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, तो आपको जानना चाहिए 2/3 हिस्सा पूरे विश्व की जो जनसंख्या है G20 देशों में रहती है, ठीक है। जीडीपी में 85% कवर करता है, तो वहीं वर्ल्ड ट्रेड का 75% हिस्सा, 75% हिस्सा इस G20 के पास है। आप संगठन के महत्व को समझिए कि ऐसा संगठन G20 20 देशों का संगठन जो जनसंख्या के 2/3 हिस्से को कवर करता है, जीडीपी के 85% हिस्से को कवर करता है और वर्ल्ड ट्रेड के 75% हिस्से को कवर करता है, ऐसे जो है G20 संगठन का सम्मेलन कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। तो आप इसी से इम्पॉर्टेंस की पता लगाइए कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और क्यों नहीं पूछेगा। जब आप ये समझने लगेंगे क्यों नहीं पूछेगा, तो इसका अर्थ है कि आपसे गलतियां न्यूनतम होंगी, क्योंकि आप सटीक रणनीति के साथ सटीक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। प्रतिदिन इसी तरह हम लोग कुछ चुने हुए प्रश्नों के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगले प्रश्नों के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। ये चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि सटीक आपको जानकारी, सटीक प्रश्नों के पास आप पहुंच सकिए और अपने करियर को बनाइए। जल्द से जल्द आप सिलेक्शन लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।